हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हसन शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो हमारे जो बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, जी हाँ, बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उनके कोर्स से रिलेटेड इसमें मॉडल पेपर के बारे में चर्चा की जाएगी, क्वेश्चन आंसर के बारे में चर्चा की जाएगी। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को इस वीडियो में इंक्लूड किया गया है। जी हाँ, जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, यानी जिन स्टूडेंट्स का पेपर जिस यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप का होगा उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर जो हैं वो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो इसमें आपके इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे स्टूडेंट, जो भी हमारे मित्र चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपको मिलती रहे बिना रुकावट के। जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके कोर्स से रिलेटेड, उसकी नोटिफिकेशन सीधे आपको मिलती रहे। तो इसके लिए दोस्तों, इसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रपोजल, सजेशन कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों, और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि द विक्टोरियन एज इज़ नोन एज, यानी विक्टोरियन एज को किस तरह से जाना जाता है। तो जो विक्टोरियन एज है, यानी जो आप की जो इंग्लिश लिटरेचर को जितने एज में, जितने युगों में डिवाइड किया गया है, तो विक्टोरियन एज उसी में से एक एज है। तो इस एज को और किस तरह से जानते हैं, तो एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पहला ऑप्शन है, एज ऑफ चॉस, एज ऑफ मेलंकॉली, या एज ऑफ साइलेंस। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों, यही आपका सही है, एज ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, अर्थात शांति और संपन्नता का युग के नाम से इसे जानते हैं। यानी विक्टोरियन एज को शांति और संपन्नता के एज के या संपन्नता के युग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज प्रोटियस। प्रोटियस कौन था दोस्तों, ये पूछा जा रहा है कि प्रोटियस कौन था। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, चारों में से एक आपका सही होगा। पहला आया रिवर गार्ड, अ सी गार्ड, अ फोन्ड गार्ड, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, सी गार्ड। जी हाँ, सी गार्ड अर्थात समुद्र का देवता। रिवर गार्ड नहीं है, पॉन्ड गार्ड नहीं है, अर्थात नदी और तालाब का देवता नहीं। कौन सा है, सी गॉड। प्रोटियस कौन है, सी गॉड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर ऑफ विक्टोरियन एज, यानी विक्टोरियन एज का सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध राइटर जो है वो कौन है लेखक, जो सबसे प्रसिद्ध लेखक विक्टोरियन एज का कौन है। तो वर्ड्सवर्थ साहब हैं, कीस्ट हैं, शैली हैं, या टेनिसन हैं। तो आंसर नंबर यहाँ पर आपका डी सही रहेगा। विक्टोरियन एज का सबसे फेमस राइटर जो है वो कौन है, टेनिसन साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, आई वॉज ईवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, यानी मैं फाइटर अगर था तो एक फाइट मुझे और लड़नी, यानी एक युद्ध मुझे और लड़ना है। इज़ अ लाइन ऑफ द पोएम, यानी ये लाइन जो है, आई वॉज ईवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर, इज़ अ लाइन ऑफ द पोएम, यानी ये लाइन किस पोएम से ली गई है, किस पोएम से, किस कविता से लाइन ली गई है। तो माई लास्ट डचस से, प्रोस्पिस से, या डॉबर बीच से, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों आपका सही है, यानी प्रोस्पिस से ये लाइन ली गई है। यानी जो ऊपर लाइन लिखी गई है किस से ली गई है, प्रोस्पिस से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा है, कि ब्राउनिंग हैज़ फर्म फेथ इन, यानी ब्राउनिंग हैज़ फर्म फेथ, यानी उनको दृढ़ विश्वास था ब्राउनिंग साहब को, किसमें, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, या नॉन एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, या बोथ, या नन ऑफ दीज। तो ईश्वर के अस्तित्व में उनको विश्वास था, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज एड्रेस्ड इन सोनेट 138। जी हाँ, ये रोमन अंक में लिखा हुआ है। सी का मतलब 100, और एक्स का मतलब 10, वी का मतलब 5, और स्मॉल आई का मतलब 1 होता है। यानी इसका मतलब है 138, यानी 138 नंबर सोनेट में किसको एड्रेस किया गया है। जी हाँ, ये सोनेट 138 नंबर जो है, ये नंबरिंग सोनेट जो रहती है, आप जान लीजिए विलियम शेक्सपियर साहब की रचना होती है ये।
यानी विलियम शेक्सपियर साहब ने 154 टोटल 154 सोनेट उन्होंने लिखी थी। उस 154 सोनेट में ये 138 नंबर वाली सोनेट जो है वो किसको एड्रेस की गई है आपको बताया गया है दोस्तों। इसको ध्यान रखिएगा कि 154 सोनेट में उन्होंने दो लोगों को एड्रेस किया है। 126 सोनेट जो है यानी शुरुआत की 126 सोनेट उन्होंने मिस्टर WH को एड्रेस किया है, और उसके बाद की जो 28 सोनेट बचती हैं यानी 28 सोनेट जो बचती हैं उन्होंने किसको एड्रेस किया है, डार्क लेडी को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 दिया गया है, लेडी मैकबेथ, द डार्क लेडी, मार्लो या मिस्टर WH। तो डार्क लेडी यहाँ पर सही होगा, यानी 138 नंबर है यानी 126 से ऊपर है। तो 127 से लेकर के 154 तक यानी 127 से लेकर के 154 तक ये जो 28 सोनेट आपकी हैं किसको एड्रेस किया गया है, डार्क लेडी को। बाकी जो 126 ये सोनेट आपकी हैं इसमें किसको एड्रेस किया गया है, मिस्टर WH, जो यहाँ पर नीचे लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हु फॉलोज द मिल्टोनिक फार्म, यानी मिल्टन साहब के फार्म को किसने फॉलो किया है, अनुसरण किया है उसका। तो चौसर साहब ने, वर्ड्सवर्थ ने, पेट्रार्च ने या शेक्सपियर ने। तो आप जान लीजिए शेक्सपियर, चौसर और ये पेट्रार्च ये सब कौन थे, मिल्टन से पहले ही आए थे। तो बाद में सबसे वर्ड्सवर्थ साहब का नंबर आता है। तो मिल्टन के बाद तो मिल्टन की फार्म को किसने फॉलो किया, वर्ड्सवर्थ ने, अर्थात विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल द ब्लैंक्स, आपको खाली जगह भरनी है। आई विल ड्रिंक लिखा हुआ है, प्लीजेंट लाइफ भरना है, या लाइफ टू द लेस भरना है, या चीयरफुल लाइफ, या लाइफ टू द मिडिल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आपका सही है, लाइफ टू द लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आर्च फियर, यानी आर्च फियर क्या है। तो डेथ हिमसेल्फ, या लाइफ इटसेल्फ, या नाइट, या आर्च गेटवे क्या है। तो यहाँ पर लाइफ इटसेल्फ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हेन द स्नो बिगिन, यानी जब बर्फ़ की शुरुआत होती है तो इसका मीनिंग जो है वो मेन मीनिंग इसकी क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, द स्नोफॉल ऑफ लैंड, यानी बर्फ़ का गिरना पृथ्वी पर, स्नोफॉल ऑन माउंटेन, माउंटेन पर गिरना यानी पर्वत पर गिरना, या द बॉडी बिकम्स कोल्ड, यानी शरीर का ठंडा पड़ जाना। तो यही ऑप्शन सी नंबर आपका दोस्तों सही है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका था द स्नोफॉल ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ पर गिरना। तो ये यहाँ पर सी नंबर क्वेश्चन, सी नंबर जो ऑप्शन है ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज विक्टोरियन कॉम्प्लिसेंसी, यानी जो विक्टोरियन संतुष्टि थी वो एक शालीनता थी, वो क्या चीज़ थी। तो अ सेंस ऑफ अनॉयंस, या अ सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, या सेंस ऑफ लॉस, या सेंस ऑफ ग्रीफ। तो यही बी नंबर ऑप्शन सही है, अ सेंस ऑफ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, यानी आत्मसंतुष्टि का भाव जो था वही विक्टोरियन शालीनता का अर्थ है, वही उसका मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है एंड विद गॉड बी द रेस्ट इज फ्रॉम द पोएम, यानी ये किस पोएम से लिया गया। ये लाइन जो है एंड विद गॉड बी द रेस्ट जो लिखा हुआ है ईश्वर के साथ आराम में होना, तो ये किस पोएम से लिया गया है। माई लास्ट डचस से, पोरफायरियाज लवर से, या पीपाज सॉन्ग से, या नन ऑफ द अबव से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, इसमें पोरफायरियाज लवर यानी इसी पोएम से ये लाइन ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रा पेंडोल्फ इज़ द नेम ऑफ, इन द नेम ऑफ, यानी ये यहाँ पर इन जो लिखा हुआ है ये यहाँ पर इज होना चाहिए था, इज द नेम ऑफ, यानी फ्रा पोंडोल्फ जो है ये किसका नाम है, एक टीचर का नाम है, इंस्ट्रक्टर का नाम है, या एन आर्टिस्ट का, आर्किटेक्ट का नाम है, या एन इमेजिनरी आर्टिस्ट का नाम है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, इमेजिनरी आर्टिस्ट यानी काल्पनिक कलाकार का नाम ही फ्रा पेंडोल्फ है। यानी ना वो टीचर है, ना इंस्ट्रक्टर है अर्थात निर्देशक है, ना कोई आर्किटेक्ट है वो।
तो है क्या, इमेजिनरी आर्टिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज पेसिमिज्म यानी निराशावाद क्या है। सेंस ऑफ हैप्पीनेस, अ सेंस ऑफ टॉलरेंस यानी प्रसन्नता की भावना, शालीनता की भावना, सेंस ऑफ बिटरनेस या कड़वेपन, तीखेपन या दुख की भावना आप कह सकते हैं, निराशा की भावना। तो वही पेसिमिज्म का यही मतलब है, यानी जिसका निराशावाद उसकी मीनिंग है, उसी से पता चलता है उसकी मीनिंग क्या है, अ सेंस ऑफ बिटरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज सोफोक्लीज यानी सोफोक्लीज कौन है। अगला क्वेश्चन, हु इज सोफोक्लीज, सोफोक्लीज कौन है। ग्रीक कॉमेडियन है, ग्रीक ट्रेजेडियन है या ग्रीक एसेइस्ट है या ग्रीक नॉवलिस्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, वो क्या है, ग्रीक ट्रेजेडियन है, अर्थात दुखांत नाटक लिखने वाले हैं कौन, सोफोक्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्रामेटिक मोनोलॉग मीन्स, ड्रामेटिक मोनोलॉग का क्या मतलब है, इसकी डिफिनीशन भी आपको बताई जा चुकी है। नाटकीय कलाप का क्या मतलब होता है, तो डायलॉग विद गॉड, ईश्वर से बातचीत, या डायलॉग विद रीडर, रीडर पाठक के साथ बातचीत करना, डायलॉग बोलना, या डायलॉग विद कैरेक्टर, चरित्र के साथ, अथवा डायलॉग विद सेल्फ यानी स्वयं के साथ। यानी नाटकीय कलाप का मतलब आपको बताया गया था कि एक इमेजिनरी जो ऑडियंस होता है, इमेजिनरी स्पीकर के साथ बातचीत, उस वही चीज़ जो है नाटकीय कलाप होता है। तो डायलॉग विद सेल्फ यही आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट वन दैट डिस्क्राइब्स द फॉर्म ऑफ पेट्रार्चन सोनेट यानी पेट्रार्चन सोनेट को डिस्क्राइब करने वाले, उसका वर्णन करने वाला जो करेक्ट फॉर्म है उसको आप बताइए। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, इट हैज़ द एंडिंग ऑफ अल्टरनेट लाइन यानी एक अल्टरनेट लाइन से इस पोएम की समाप्ति होती है, इस सोनेट की, पेट्रार्चन सोनेट की। अथवा इट हैज़ 3 क्वार्टरन्स यानी 3 क्वार्टरन्स अर्थात 4-4 लाइन की 3 छंद होते हैं, एंड 1 कपलेट ये और एक दोहा होता है। तो ये ऑप्शन दोस्तों आपका बी वाला जो है, ये वाला आपका कौन सा है, ये पेट्रार्चन सोनेट नहीं, ये आपका शेक्सपियरियन सोनेट का फॉर्म है। जाने रहिए, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि शेक्सपियरियन सोनेट का क्या फॉर्मेट है, तो आप जाने रहिए कौन सा फॉर्मेट है। इट हैज़ 3 क्वार्टरन्स यानी जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका शेक्सपियरियन सोनेट के लिए सही होगा। इट हैज़ 3 क्वार्टरन्स एंड 1 कपलेट यानी 3 4-4 लाइनों के छंद होते हैं और एक दोहा होता है। तीसरा ऑप्शन है, इट हैज़ एन ऑक्टेव एंड अ सेस्टेट यानी 8 लाइन का एक छंद और एक 6 लाइन का, यानी टोटल 14 लाइन ही होती है, तो 8 लाइन का 6 लाइन का। तो यही सी वाला ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कंप्लीट द लाइन विद द करेक्ट वर्ड। करेक्ट वर्ड से यानी सही शब्द से आपको ये लाइन कंप्लीट करना है। आई आस्क बट पैसेंस टू प्रिवेंट डॉट डॉट लिखा हुआ है, ये इसमें क्या भरना चाहिए, वार्मली भरना चाहिए, कोल्डली या सिंसरली या फॉन्डली। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका सही है, यानी फॉन्डली का मतलब मूर्खतापूर्वक। तो आई फॉन्डली यानी मूर्खतापूर्वक आस्क पूछा मैंने, बट पैसेंस लेकिन धैर्य ने मुझे रोका। ये लाइन दोस्तों अगर पूछ ले कि किस कविता की है, तो आप जाने रहिए ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो आपकी कविता है जॉन मिल्टन साहब की, उसी कविता से लाइन ली गई है, यानी जॉन मिल्टन साहब की रची हुई जो आपके कोर्स में इंक्लूड की गई है, तो उसी कविता की ये लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ सेस्टेट इज़ अ पोएम ऑफ यानी जो 6 लाइन, सेस्टेट का मतलब आप पहले ही समझ गए, 6 लाइन की जो कविता है सेस्टेट जो है वो उसमें कितनी लाइन होती है, तो 4 लाइन की 6 लाइन। तो यही आपका 6 लाइन वाला यानी बी वाला ऑप्शन सही है, ना 2 लाइन ना 8 लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन यानी फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है। इसमें फिगर ऑफ स्पीच का मतलब आप समझते हैं अलंकार होता है, तो अलंकार आपको बताना है। अब बीइंग डार्कली वाइस एंड र्यूडली ग्रेट यानी डार्कली वाइस एंड र्यूडली ग्रेट, तो ये दोनों शब्द जो हैं एक दूसरे के विरोधाभास यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप जानते हैं कि अलंकार कई टाइप्स के होते हैं, तो इसमें आप समझ सकते हैं कि विरोधाभास अलंकार ही होगा, जिसमें आप यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। सिमली यानी उपमा होता है, मेटाफर रूपक, तो ऑक्सीमोरन जो आपका है सी वाला ऑप्शन, इसी को विरोधाभास कहते हैं, तो ये आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है, हु इज ट्राइटन, ट्राइटन कौन है यहाँ पर, हु इज ट्राइटन, ट्राइटन के बारे में पूछ रहा है, ट्राइटन कौन है, तो सीनियर सी गॉड यानी श्रेष्ठ समुद्री देवता है, सी गॉडेस है यानी समुद्र की देवी है, या माइनर सी गॉड या नन ऑफ दीज। तो यही सी वाला ऑप्शन आपका सही है, यानी माइनर सी गॉड यानी छोटा आप कह सकते हैं, जिसे आप जूनियर कह सकते हैं, कनिष्ठ कह सकते हैं, या
नाबालिग समुद्री देवता कह सकते हैं। तो ये जो है कौन है, ट्राइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू व्हिच सेंचुरी डज मिल्टन बिलोंग, यानी मिल्टन साहब किस सेंचुरी से बिलोंग करते, किस शताब्दी से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है 15 सेंचुरी, 16 सेंचुरी, 17 सेंचुरी या 18 सेंचुरी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, 17 सेंचुरी, अर्थात 17वीं शताब्दी से मिल्टन साहब संबंध रखते हैं। यानी किस शताब्दी से दोस्तों, 17वीं शताब्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वन ऑफ दीज इज नॉट अ लेक पोएट, यानी लेक पोएट कौन सा नहीं है, कौन इसमें से लेक पोएट नहीं है। लेक पोएट जरूर दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि लेक पोएट के नाम से किन किन कवियों को जाना जाता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ, एस टी कोलेरिज या पीबी शैली या रॉबर्ट साउदी, ये 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, इसको ऊपर कर देते हैं, देखते हैं। तो इन चारों में से लेक पोएट कौन सा नहीं है, तो रॉबर्ट साउदी जो इसमें हैं ये लेक पोएट आपके नहीं है। बाकी ये जाने रहिए कि लेक पोएट कौन है, ऐसा करके भी आ जाता है कि हु इज़ द लेक पोएट इसमें, या हु वन ऑफ दीज इज़ द लेक पोएट ऐसे लिख के आ जाएगा, इसमें से लेक पोएट कौन है। तो आप इन तीनों को जान लीजिए यहाँ पर कि विलियम वर्ड्सवर्थ साहब, एस टी कोलरिज साहब या पीबी शैली साहब, ये सब कौन से हैं, लेक पोएट के उसमें आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप विटनेस फ्रेंच रिवोल्यूशन इन, यानी यूरोप जो है वो फ्रांसीसी क्रांति, फ्रेंच रिवोल्यूशन का मतलब फ्रांसीसी क्रांति का जो विटनेस गवाही बना वो कब बना, 1788, 1789, 1782 या 1783। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, 1789 अर्थात 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट वर्ड आपको इसमें से निकालना है कौन सा सही है और यहाँ पर भरना है। तो सम नेचुरल सारो, अब यहाँ पर आपको भरना है, क्या भरना है, मेज भरना है, ब्रेन या गेन या लॉस। तो ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, लॉस यहाँ पर आपको भर देना है, लॉस आर पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हेलेनिज्म इज चीफली कंसर्न विथ, यानी हेलेनिज्म जो है वो मुख्यतया किससे संबंधित है। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर किससे संबंधित है, फ्रेंच आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी फ्रांसीसी जो कला है या वास्तुकला है, शिल्प कला है, उससे संबंधित है, या ग्रीक आर्ट एंड आर्किटेक्चर से संबंधित है, या इटालियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, या जर्मन आर्ट एंड आर्किटेक्चर से। तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, ग्रीक आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सिनेक्डॉक, यानी उपलक्ष्य अलंकार जिसे सिनेक्डॉक, ये भी एक अलंकार का रूप है। तो ये क्या चीज़ है, तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर द कंक्रीट, अर्थात अमूर्त के लिए मूर्त, या मतलब आप कह सकते हैं कंक्रीट का मतलब मूर्त, या मूर्त के लिए अमूर्त, या कंक्रीट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त, अमूर्त के लिए मूर्त। तो यही ऑप्शन दोस्तों आपका सही है, अमूर्त के लिए मूर्त आप कह सकते हैं, अमूर्त को मूर्त, या कंक्रीट का मतलब मूर्त होता है और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब अमूर्त। तो ये ऑप्शन बी नंबर सही है, सी में एब्स्ट्रैक्ट फॉर द एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है, डी में कंक्रीट फॉर द कंक्रीट। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसमें सही का रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द बोसम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन, यानी मैच्योरिंग सन अर्थात परिपक्व सूर्य कह सकते हैं, या बहुत तपते सूर्य का जो है वो अंतरंग मित्र बोसम फ्रेंड कौन है, घनिष्ठ मित्र कौन है। तो स्प्रिंग है, समर है यानी बसंत गर्मी, आटम अर्थात पतझड़, या विंटर ठंडी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों, आटम है, यानी जब सूर्य बहुत ज़्यादा तप्त होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो क्या होता है, पतझड़ का महीना आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निगेटिव कैपेबिलिटी स्टैंड फॉर, यानी नकारात्मक योग्यता जो है किसके लिए स्टैंड है। तो कैपेबिलिटी ऑफ पॉजिटिव, कैपेबिलिटी ऑफ हायर थाट, या कैपेबिलिटी ऑफ निगेटिव वन सेल्फ, या नन ऑफ दीज। तो इन तीनों में से कोई भी आपका सही नहीं है, तो नन ऑफ दीज के लिए इसमें आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमांटिसिज्म हैज़ बीन डिफाइंड अस, यानी रोमांटिसिज्म किस तरह से डिफाइंड किया जाता है, रेनेसा ऑफ स्पेन, या रेनेसा ऑफ वंडर, या रेनेसा ऑफ फियर, या रेनेसा ऑफ पिटी। तो रेनेसा ऑफ वंडर यानी आश्चर्य के पुनर्जागरण के रूप में रोमांटिसिज्म को डिफाइन किया जाता है, परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्लीट द लाइन विथ करेक्ट वर्ड,
यानी जो ये लाइन है इसको सही शब्द से आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, पूरा करना है। कौन सी लाइन है, कंप्लीट द लाइन विद द करेक्ट वर्ड, टू फॉलो डॉट डॉट करके लाइक आ सिंकिंग स्टार, यानी डूबते तारे की बात हो रही है। तो इसको आपको भरना है, किससे भरना है, नॉलेज से, ग्रामर से, रिकमेंडेशन से या लैंग्वेज से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहाँ पर दोस्तों। किससे भरना है इसको, नॉलेज से, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर जो डॉट डॉट दिया गया है, इसमें क्या भरना है, नॉलेज भरना है, यानी ऑप्शन नंबर ए भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मूव्ड अर्थ एंड हेवन। मूव्ड अर्थ एंड हेवन का क्या मतलब है, तो अचीवमेंट द प्रोबेबल, या अचीवमेंट नहीं, अचीव्ड लिखा हुआ है, अचीव्ड द पॉसिबल, अचीव्ड इवन द इम्पॉसिबल, या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, अचीव्ड इवन द इम्पॉसिबल, यानी जो असंभव है उसको भी प्राप्त करना, यही इसकी मीनिंग है। मूव्ड अर्थ एंड हेवन यानी पृथ्वी और आकाश में जाने का मतलब, घूमने का मतलब, मूव करने का मतलब क्या होता है कि अचीव इवन द इम्पॉसिबल, यानी जो असंभव है उसको भी अचीव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चार्ल्स लैम्ब इज राइटर ऑफ। चार्ल्स लैम्ब साहब किस एज के राइटर थे, तो रोमांटिक एज, क्लासिकल एज, विक्टोरियन एज, या एलिजाबेथन एज। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, रोमांटिक एज, यानी चार्ल्स लैम्ब जो थे वो किस एज के थे, रोमांटिक एज के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड स्टील इज राइटर ऑफ, यानी रिचर्ड स्टील जो थे वो किस एज के थे, तो पीरियडिकल एज, विक्टोरियन एज, रोमांटिक एज, या नन ऑफ दीज। तो पीरियडिकल एज के थे रिचर्ड स्टील, इसको आप जाने रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरोइक कपलेट इज अ, यानी हीरोइक कपलेट किस तरह की कविता होती है, सोनेट फॉर्म में, बालाड में, सटायर में, ओड में। तो सटायर होती है दोस्तों, अर्थात व्यंग से रिलेटेड होती है कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, द रोमांटिक एज स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी रोमांटिक युग का प्रारंभ जो है वो कब हुआ, 1799, यानी 1799 में, 1800 अर्थात 1800 यानी 1800 ईस्वी से, या 1801 से, या 1802 से। तो ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, यानी 1800 ईस्वी से रोमांटिक एज को प्रारंभ माना जाता है। रोमांटिक एज की मतलब जो प्रारंभ है वो कब से है, 1800 ईस्वी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लाइन्स आर इन अ सोनेट। सोनेट में कितनी लाइन होती हैं, तो इसके लिए कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है। तो क्वेश्चन ये यहाँ पर जाने रही है, 14 लाइन्स होती हैं। कितनी लाइन्स दोस्तों, 14 लाइन्स होती हैं। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जाने रही है। 14 लाइन की कविता सोनेट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंसन मार्नर इज अ, एंसन मार्नर क्या चीज़ है, ये रचना किस फॉर्म में लिखी गई है, बालाड है, सोनेट है, सटायर है, एलजी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, बालाड है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज मोनोलॉग इज डिफरेंट फ्राम सोलिलोक्वे, यानी सोलिलोक्वे जो है यानी आत्मभाषण जो है उसका एक डिफरेंट रूप ही मोनोलॉग है। तो एस, या नो, या बोथ ऑफ देम, या ऑल ऑफ दीज। तो एस यानी हाँ सही है, यानी मोनोलॉग जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, या मोनोलॉग जो है वो भी एकलाप ही उसका मतलब होता है। तो आत्मभाषण का मतलब भी वही है, और इसमें भी इमेजिनरी क्या होते हैं, इमेजिनरी स्पीकर और ऑडियंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिक हैज, यानी महाकाव्य में क्या होता है, द आइडियल ऑफ यूनिटी, या स्कैटर्ड यूनिटी, या मैनी यूनिटीज़, या नन ऑफ दीज। तो आइडियल ऑफ यूनिटी होता है, यानी यूनिटी का आदर्श होता है, यही ऑप्शन ए नंबर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या चीज़ है, एपिक है। फिर उसके आगे पूछ रहा है कि एपिक में और क्या चीज़ होता है, एजेंट्स होता है, ओनली कॉमन मैन होता है, या सुपर नेचुरल एजेंट, या नन ऑफ दीज। तो इसमें क्या होता है, सुपर नेचुरल एजेंट होता है एपिक में, यानी महाकाव्य में सुपर नेचुरल एजेंट होते हैं, यानी एक अलौकिक जो होता है, अलौकिक एजेंट इसमें होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एपिक हैज। फिर एपिक में पूछ रहा है क्या चीज़ होता है, मोरल लेसन होता है, मतलब नो मोरल लेसन, मोरल लेसन, या नॉर्मल लेसन, या नन ऑफ दीज। तो मोरल लेसन होता है दोस्तों, यानी नैतिक शिक्षा जो है वो एपिक में प्राप्त होती है। जैसे आप रामायण में जानते हैं, श्री राम के चरित्र के बारे में बताया गया है, या और जितने भी एपिक हैं सब में एक स्पेशल, एक अलौकिक पर्सन के बारे में आपको बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एपिक कंटेंस, यानी महाकाव्य में और क्या चीज़ें होती हैं,
लॉफ्टी एपिसोड होता है, सटायरिक एपिसोड होता है, या थ्रिलिंग एपिसोड होता है, या ड्रामेटिक एपिसोड होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा दोस्तों, थ्रिलिंग एपिसोड होता है। यानी एक आप कह सकते हैं कि रहस्यात्मक जो होता है एपिसोड, यानी उसमें पार्ट मतलब ये भाग जो होते हैं इस तरह का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेलिंडा इज अ कैरेक्टर इन, यानी बेलिंडा जो है ये एक नायिका का नाम है, तो ये किस कविता की कैरेक्टर है, किसका चरित्र है? पैराडाइज लास्ट का, रेप ऑफ द लॉक, या ऑन हिज ब्लाइंडनेस, या नन ऑफ दीज। तो आप जाने रहिए इसमें क्या है, द रेप ऑफ लॉक का ये कैरेक्टर है कौन? बेलिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ सॉन्ग, गीत क्या है? अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोएम है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोएम है, या वेरी शॉर्ट या वेरी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पोएम है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, आ शॉर्ट फॉर्म ऑफ पोएम, यानी कविता का एक छोटा रूप जो है उसी को सॉन्ग कहते हैं, उसी को गीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, ही वॉज अ कीन आर्टिस्ट, a keen scholar, he could put his finger on anything, and he had the memory like the British Museum Library. Who said, यानी ये लाइन ऊपर की जो लिखी गई है किसने कहा? चौसर साहब ने, वर्ड्सवर्थ ने, या चेस्टरटन ने, या अर्नोल्ड ने? तो चेस्टरटन ने ये बात कही थी दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड पोएट्री इज नथिंग बट म्यूजिकल थॉट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, पोएट्री इज नथिंग बट म्यूजिकल थॉट, यानी काव्य कविता और कुछ नहीं है, क्या है? केवल सिवाय एक संगीत में विचार के और कुछ नहीं है कविता। तो ये बात किसने कही? कार्लाइल ने, एलन पॉप ने, या मैकोली ने, या एमर्सन ने? तो कार्लाइल ने बात कही थी दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ये, यानी पोइट्री की एक आप ये डिफिनीसन भी आप याद कर सकते हैं, कार्लाइल द्वारा दी गई ये डिफिनीसन है, पोइट्री इज़ नथिंग बट म्यूजिकल थॉट, यानी कविता एक संगीत में विचार के अलावा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इट इज़ द एंटीथेसिस ऑफ साइंस हैविंग फॉर इट्स इमीडिएट ऑब्जेक्ट प्लीजर नॉट ट्रूथ, हु सेड इट, यानी इस लाइन को किसने कहा? शैली ने कहा, कोलरिज ने कहा, या आर्नोल्ड या डॉयल ने कहा? तो कोलरिज साहब ने ये बात कही थी, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंटिंग प्रेस इज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द, प्रिंटिंग प्रेस को कब इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बारे में कब जानकारी आई? तो क्लासिकल एज में, रेनेसा एज में, या रिफॉर्मेशन एज में, या विक्टोरियन एज में? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, रेनेसा एज में। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए कि प्रिंटिंग प्रेस जो है उसकी आप कह सकते हैं उसकी जानकारी कब हुई, या उसकी वो आविष्कार भी आप कह सकते हैं कि कब हुआ, तो आप किस एज में हुआ? तो ये आप रेनेसा एज यानी पुनर्जागरण काल में हुआ था इसका आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर जॉनसन वाज राइटर ऑफ, जॉनसन किस एज के राइटर थे? डॉक्टर जॉनसन, ये जाने रहेगा दोस्तों, दो जॉनसन करके राइटर हैं, यानी ज़्यादातर दो लोगों का नाम आता है, एक डॉक्टर जॉनसन, एक बेन जॉनसन। तो ये डॉक्टर जॉनसन के बारे में पूछ रहा है कि किस एज के थे? तो प्यूरिटन एज के थे, ऑगस्टन एज के, या एलिजाबेथन एज, या नन ऑफ दीज? तो आप जाने रहिए ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑगस्टन एज के राइटर थे कौन? डॉक्टर जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाँ, ये जो आपका था ये क्वेश्चन आपका पूरा यानी 50 क्वेश्चन इसमें क्लियर हो गया। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और एक बार फिर से आपसे ये कहना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।